उस टाइम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण। इसमें पढ़ चुके थे कि प्रत्येक वर्ग का अपना अपना है, जो कि कुछ भी बोलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, जैसे वर्ग 1 प्रथम लेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा, वर्ग 2 लेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही सभी के बारे में पढ़े थे। और यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाले थे कि तत्वों के गुणों की आवर्तता और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तता में सीधा संबंध है। मतलब जैसे जैसे गुण बढ़ेगा, आवर्तता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तता दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे यहाँ हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी की विशेषता। ये जो आवर्त सारणी आया इसकी विशेषता क्या है। आवर्त सारणी को देखने से पता चलता है कि किसी एक वर्ग के तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उसके गुण समान होते हैं। आवर्त सारणी के देखने से क्या पता चलता है कि इसके जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना देख करके हमें पता चलता है कि इसके गुण क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों का क्रमिक परिवर्तन होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे उतरा जाता है, वर्ग सीधा सीधी होता है, ये सीधा सीधी। तो कहा जा रहा है कि गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन। इसका कारण यह है कि परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है समान होता है। बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे वर्ग 1 में समान हो गया, वर्ग 2 में समान, वर्ग 3 में समान, वर्ग 4, वर्ग 5, ऐसे ही। इसी पर वर्ग 17 के सभी तत्वों के परमाणुओं के संयोजी, यहाँ देखो कर रहा है उदाहरण के लिए वर्ग 1 में सभी तत्वों के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। क्लियर है। वर्ग 2 में 2 होगा। ये 3 हम कहे थे 3 लिखा हुआ है, लेकिन जब नया आधुनिक आवर्त सारणी आया है तो ये 13वां वर्ग हो गया, ये 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 17वां वर्ग। तो देखो इसी प्रकार वर्ग 17 के सभी तत्वों के परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। वर्ग 17 ये हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए, क्लियर है। यहाँ पर देखो वर्ग 17 का सब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वर्ग 1 में हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। क्लियर है। संयोजकता, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। कोई भी वर्ग है उसके सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। जैसे वर्ग 1 है ना तो इसकी संयोजकता 1 होगी, वर्ग 2 है तो इसकी संयोजकता 2 होगी, 3 होगी तो 3, 4 होगी तो 4। अब इसका बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता 3 होगा, -3। समझ गए ना। फिर है कि इसमें है कि 2 हो जाएगा, 8 से घटाया जाता है। क्लियर है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें तो संयोजकता होगा नहीं करेगा। तो हम है कि क्या बताए, सभी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, परमाणु सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या पर निर्भर करता है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाए थे। अतः वर्ग 1 और 2 के तत्वों की संयोजकता 1 और 2 है होती है। वर्ग 1 के संयोजकता 1, 2 के संयोजकता 2, 3 के संयोजकता 3, 4 के संयोजकता 4। लेकिन 5 रहेगा तो इसकी संयोजकता 3 होगा। समझ गए ना, कारण कि 8 से घटाया जाता है। 6 रहेगा तो इसकी संयोजकता 2 होगा, 8 से घटा देंगे। 7 रहेगा तो इसकी संयोजकता 1 होगा, 8 से घटा देंगे। 8 रहेगा तो इसकी संयोजकता नहीं होगा। यहाँ पर देखो लिखा भी वर्ग 17 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। वर्ग 17 है तो इसके लास्ट कक्षा में 7 को आएगा ना, तो इसको 8 से घटा देंगे। क्लियर है। मतलब 1, 2, 3, 4 तक के वही हो जाएगा। एक वर्ग 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। लेकिन 5 जब लास्ट कक्षा में 5 आ जाए तो इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा 8 से इसको घटा देंगे। 6 आ जाए तो भी 8 से घटा देंगे। क्लियर है। तब कोई भी वर्ग के है जो कि सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। तब आवर्त सारणी के अभी तक के 2 विशेषता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, दूसरा संयोजकता समान होता है, तीसरा परमाणु का आकार या त्रिज्या। किसी परमाणु के बाह्यतम सेल में उसके नाभिक के केंद्र से बीच की दूरी के परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हम लोग है जो कि त्रिज्या के बारे में पढ़ चुके हो कि जैसे वृत्त रहता है, हम लोग त्रिज्या के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, मैथ में पढ़े होंगे। जैसे ये वृत्त होता है, ये केंद्र हो गया, इसको त्रिज्या कहते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ कहा जा रहा है किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी का परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान नियत नहीं। परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान नियत नहीं ना है। बाह्यतम सेल में किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहता है। परमाणु त्रिज्या का ठीक मान निर्धारण करना कठिन है। तो परमाणु त्रिज्या कैसे है कि एक उसको है जो कि कुछ ही बोलता है, परमाणु त्रिज्या को हम कैसे है जो कि फिक्स कर सकते हैं। सबका है जो कि अलग अलग ना होता है, जिसमें है जो कि क्या बोलता है, कोई में है जो कि 2 ही कक्षा में ये नाभिक हो गया, कोई में इतना है, कोई में इतना बड़ा वर्ग बनेगा,
कोई ये वृत्त इतना वृत्त बनेगा, ये इतना वृत्त बनेगा, तो इस प्रकार से त्रिज्या को हम फिक्स नहीं रख सकते हैं। ठीक मान निर्धारित करना कठिन है। फिर भी एक ही तत्व के किसी सहसंयोजक अणु में 2 आसन्न परमाणु के केंद्र के बीच की दूरी के औसत को परमाणु आकार का त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन अणु के दोनों बंधित नाभिक के बीच की दूरी 198 pm होती है, तब क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या 198/2 होता है या 99 होता है। इसको आपको है कि इसको याद रखना, ये जो मेन है कि इसको याद रखेंगे। ये क्या होता है इसको डिटेल से है कि पढ़ाएंगे बाद में। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में वर्ग ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ना, परमाणु का आकार बढ़ेगा। देखो इधर ये इसका परमाणु का आकार छोटा रहेगा। नीचे आया 2 घर हुआ, नीचे आया 3 घर हुआ, तो परमाणु का आकार जैसे जैसे है कि ऊपर से नीचे उतरते हैं परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। याद रहेगा, ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो पहला हम बताए थे वर्ग में प्रत्येक वर्ग के तत्वों किसी विशेष वर्ग का है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। समझ गए ना, प्रत्येक तत्व का प्रत्येक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने वर्गों के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। या हम लिख सकते हैं किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। किसी वर्ग के सभी तत्वों का संयोजकता, किसी वर्ग के सभी तत्वों का संयोजकता क्या होता है? समान होता है। किसी वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। समझ गए ना। और परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। समझ गए ना। तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और इस कारण से परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। आयनन ऊर्जा किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रथम आयन ऊर्जा भी कहते हैं। ये परिभाषा इसको याद रखना है। आयनन ऊर्जा का परिभाषा क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित, जो भी कोई विलगित गैसीय परमाणु है ना, गैस की परमाणु, इसमें सबसे कमजोर बल से बंधे, जो सबसे कमजोर बल से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसको निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है लगता है ना, उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। इसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे है कि आयनन ऊर्जा के बारे में देखेंगे। कर रहा है E1 E2 E3 क्रमशः द्वितीय तृतीय आयनन ऊर्जा है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक से करके निष्कासित करते हैं। आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है दूसरा आयनन ऊर्जा का मान। इसका कारण है कि यह इलेक्ट्रॉनिक के निकल जाने से इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। ये सभी है जो कि पढ़ेंगे। इसमें है जो कि याद रखना है यहाँ से आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल कमजोर होता है, अतः परमाणु अधिक आसानी से अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन खोकर घनायन में परिवर्तित हो जाता है। अतः आवर्त सारणी के किसी वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ये हम याद रखेंगे, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। देखो फिर से रिपीट करते हैं। किसी विशेष वर्ग के सभी तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला। दूसरा बोलेंगे किसी विशेष वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, ये बोला। तीसरा बोलेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और इस कारण से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आयनन ऊर्जा जो होता है ऊपर से नीचे आने पर घटता है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे सबसे ऊपर है तो उसका वर्ग है कि जैसे सबसे ऊपर है तो ये छोटा है, ये छोटा है, नीचे आया बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इस प्रकार से इसका साइज हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं। अब हमें तोड़ने के लिए कहा जाए तो किसको तोड़ना आसान होगा? बड़ा वाला को तोड़ना आसान होगा। जैसे ये मान लो ये लकड़ी है, ये आपको दे दिया जाए, तोड़ दोगे यहाँ से। लेकिन अगर पेंसिल, मान लो ये पेंसिल होता है, तब पेंसिल बड़ा पेंसिल को तोड़ देते हो कितना आसानी से। लेकिन जैसे ही छोटा पेंसिल आपको दिया जाए, इतना को पेंसिल दिया जाए तो इसको तोड़ सकते हो। इतना को काट करके दे देंगे तो इसको तोड़ सकते हो। ये मजबूत होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। याद रहेगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है किसी विशेष वर्ग का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलना। दूसरा हम बोले भाई संयोजकता, किसी विशेष वर्ग के संयोजकता समान होता है। तीसरा बताया वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो होता है वो बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है। फिर हम है जो कि बताएं आपको आयनन ऊर्जा के बारे में कि भाई ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा जो होता है
वो घटता है। क्यों घटता है देख रहे हो, जैसे साइज छोटा है ये इसमें आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा, ये इतना मजबूती से पकड़ रहेगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो आयनन ऊर्जा जो होता है नीचे बढ़ने पर कमज़ोर हो जाता है, घटते जाता है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटते जाता है। क्लियर है। धातुई गुण, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातुई गुण बढ़ने लगता है, ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है। याद रखना है। विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वह संयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्तन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। धातुई गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। धातुई गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। याद रखिएगा, समझ गए ना। पहला हम क्या बोले थे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। किसी विशेष वर्ग के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है समान होता है। फिर हम बताएं वर्ग में जो होता है किसी विशेष वर्ग के जो तत्वों की संयोजकता होती है वो समान होती है। कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और इसी के कारण त्रिज्या भी बढ़ता है। आयनन ऊर्जा के बारे में हम बताएं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटता है। समझ गए ना, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटता है, इसका परिभाषा याद रखिएगा, पूछता है 2 नंबर में। धातुई गुण, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण जो होता है वो बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर वो घटता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। ऐसे भी हम सब धातु पर है ना, प्लस होता है तो धातु, माइनस होता है तो धातु। तो धातुई गुण बढ़ रहा है तो मतलब उसमें विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो घटेगा ही। रासायनिक क्रियाशीलता, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। समझ गए ना। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है। याद होगा आप लोग को हम पढ़ाए थे कि इधर वाला ये सीढ़ी जो है, सीढ़ीनुमा जो आकृति हम देख रहे हैं, सीढ़ीनुमा आकृति जो हम देख रहे हैं, सीढ़ीनुमा आकृति के इधर जो हमारा धातु है इधर अधातु है। तो धातु में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ता है। समझ गए ना। जैसे इसे ऊपर से नीचे आएगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। अधातु में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब इधर वाला टर्म में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। समझ गए ना, क्लियर है, याद हुआ। तो धातुओं में वर्ग में अगर धातु रहे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। याद रखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए ना। ये भौतिक गुण, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु एक तत्वों की भौतिक गुण जो होता है घटता है, किंतु घनत्व बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। भौतिक गुण में है जो कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है घटता है, ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यनांक और क्वथनांक घटता है। फिर से पहला हम क्या बोले, किसी विशेष वर्ग के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। क्लियर है। दूसरा, किसी विशेष वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और इसी के कारण त्रिज्या भी बढ़ता है। चौथा हम बोले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटता है। पाँचवा हम बोले कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है। छठा बोले किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। फिर पाँचवा हम बोले जिसमें 2 चीज़ था, किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है लेकिन अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है। फिर है कि अभी बताया कि उसका द्रव्यनांक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वो घटता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में भी 9 क्लास में पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा 9 क्लास में। आगे देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं के भौतिक गुण क्रमशः बढ़ते हैं। धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, और अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर है। ये है कि हम लोग वर्ग की विशेषता पढ़ लिए। तो वर्ग की विशेषता याद हो गया तो आवर्त का भी विशेषता याद हो जाएगा। वर्ग का नहीं याद हुआ तो आवर्त का नहीं याद होगा। समझ गए ना, क्लियर है। तो इसको याद रखना है। ये आवर्तों की विशेषता, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी आवर्त में बाएं से दाएं, देखो आवर्त जो होगा वर्ग में तो ऊपर से नीचे उतरा जाता है, वर्ग में हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। वर्ग में हम क्या होते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। वर्ग में हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, जो भी वर्ग है सभी में ऊपर से नीचे। लेकिन आवर्त में हम बाएं से दाएं, ये बायां साइड हुआ ना, ये बायां हाथ, ये दाहिना हाथ, बाएं से दाएं, समझ गए ना। तो आवर्त कहानी कहेगा तो हम बाएं से दाएं चलेंगे, वर्ग कहेगा तो ऊपर से नीचे उतरेंगे। समझ गए ना। तो आवर्त का कहानी क्या है सर, आवर्त का कहानी जो है यहाँ पे हम देखते हैं। आवर्त सारणी की विशेषता ये है,
आवर्त सारणी की तो विशेषता हम पढ़ ही लिए। आवर्त सारणी में जो आवर्त है इसके बारे में जानते हैं। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 1 से 8 तक बढ़ती है। प्रथम आवर्त में यह वृद्धि सिर्फ 1 से 2 तक होती है और दूसरा आवर्त में वृद्धि ये है जो कि स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देखो बाएं से दाएं, पहला में खाली वृद्धि 1 से 2 हुआ ना, पहला आवर्त में वृद्धि 1 से 2 हुआ, दूसरा में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? इस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से है जो कि बढ़ता है। तो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता है। याद हुआ? संयोजी आवर्त की विशेषता, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। संयोजकता, उसमें संयोजकता क्या पढ़े थे, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है ना। इसमें देखो कह रहा है कि द्वितीय और तृतीय आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से क्रम से घटती है। जब हम जाएंगे यहाँ से, इसका संयोजकता तो खैर एक ही होगा, इसका तो होगा ही नहीं। यहाँ देखो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो देखो 1 2 3 4 संयोजकता 4 तक के बढ़ा ना, फिर ये 5 है लास्ट में, तो इसका संयोजकता 5 नहीं होगा, 5 किसी का संयोजकता नहीं होता। तो 8 से घटाएंगे तो 3, 8 से घटाएंगे तो 2, 8 से घटाएंगे तो 1। तो जब हम बाएं से दाएं आवर्त में, किसी आवर्त सारणी में के आवर्त में जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो संयोजकता उसका 1 2 3 4 तक के बढ़ता है, फिर वो घटता है। पहले बढ़ता है, फिर 4 तक के बढ़ता है, फिर घटता है। समझ में आ गया? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ता है, फिर घटता है। क्लियर है? संयोजकता बढ़ता है फिर घटता है। क्लियर है? परमाणु का आकार, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व परमाणु का आकार घटते जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु का आकार घटते जाता है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटते जाता है। याद रखना वर्ग के उल्टा होता है परमाणु का आकार। आप कहोगे सर आकार मतलब ये नहीं समझना कि ये वाला है जो कि आकार, समझ गए ना, वो समझने के लिए लिए। इसका देखो दिया हुआ है, सोडियम के परमाणु का आकार 190 होता है, मैग्नीशियम का 160, एल्युमिनियम का 143, सिलिकॉन का 117, फास्फोरस का 110, सल्फर का 104, क्लोरीन का 99। तो देखो इधर यहाँ सोडियम हो गया। सोडियम के हम सब क्या पढ़े, सोडियम के पढ़े थे, सोडियम के क्या पढ़े थे, सोडियम के हम सब पढ़े थे कितना, 190। सोडियम के 190 होता है, मैग्नीशियम के 160 है, तो इसका आकार घट रहा है कि नहीं। फिर एल्युमिनियम का 143, फिर सिलिकॉन का 117, फिर फास्फोरस का होता है 110, फिर सल्फर का होता है जो कितना होता है 104, फिर क्लोरीन के होता है, कमते चल जाता है। आप कहोगे परमाणु का आकार पीएम में, पीएम क्या होता है, पीएम मापन की इकाई है, मापने की इकाई। पीएम जो हम सब उधर पढ़े थे ना, एक पीएम पढ़े थे ना इधर, वो अलग चीज़ है, वो तो तत्व है, समझ गए ना। ये मापने की इकाई है, हम लोग पढ़े थे मिली, माइक्रो, पीको, फेमटो, ये सब पढ़े होंगे। तो उसी में एक मापन की इकाई पीएम है। जैसे सीएम होता है सेंटीमीटर, एम होता है मीटर, केम होता है किलोमीटर, समझ गए ना। किसी आवर्त सारणी तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आवर्त की विशेषता में पहला बताया, बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। दूसरा हम क्या बताएं, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता जो होती है पहले बढ़ती है 1 से 4 तक, फिर घटती है। क्लियर है? फिर हम बताएं परमाणु के आकार के बारे में, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। धातुई गुण, अब देखो वर्ग में हम पढ़े थे ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है, इसमें है कि घटता है। कहोगे सर कैसे घटता है, आप समझाओ। तो देखो इधर ये है ना, हम बताए ये सीढ़ी के इधर धातु, इधर है धातु, तो इधर जो है धातु हो गया, इधर है धातु। तो धातुई गुण घट रहा है कि बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ से इसके करीब जाएगा ना, इसमें धातु वाला जो गुण है वो कमते चल जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि धातु वाला गुण पूरा कम, धातु वाला गुण पूरा कम गया, अधातु वाला गुण स्टार्ट हो गया, समझ गए ना। तब बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण क्या होता है, धातुई गुण घटता है। बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है। क्लियर है? आयनन ऊर्जा के बारे में हम पढ़े थे, उधर पढ़े थे ना, आयनन ऊर्जा क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। और इसमें किसी बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है।
उसका है कि एकदम उल्टा होता है। विद्युत ऋणात्मकता उसमें पढ़े थे घटता है तो इसमें बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, कैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है? जैसे ये है ना, इसका ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे -3 होगा ना, -2 होगा, -1 होता है कि नहीं होता है? बताए थे ना। ऑक्साइडों के गुण, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों में प्रबल भास्मिक और फिर घट करके प्रबल अम्लीय होते हैं। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो ये धातु है, इसके ऑक्साइड क्या होगा? भास्मिक। ये अधातु है, इसके ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ये बाएं से दाएं जाने पर ये धातु के जो ऑक्साइड का गुण होता है वो क्या होता है? घटते चल जाता है और वो अम्लीय हो जाता है। धातु के ऑक्साइड के गुण मतलब अम्लीय गुण घटता है, भास्मिक गुण बढ़ता है, प्रबल अम्लीय हो जाता है। प्रबल भास्मिक से क्रम से घट करके प्रबल, ऑक्साइड की प्राकृतिक प्रबल भास्मिक से क्रम से घट करके प्रबल भास्मिक जो था उससे घट करके प्रबल अम्लीय हो जाता है। यही है जो कि आपका दिया हुआ है। ये पूछता है धातु के ऑक्साइड सोडियम Na2O ये प्रबल भास्म है, समझ गए ना। ये सवाल पूछता है एग्जाम में, मैट्रिक में पूछता है। सोडियम के ऑक्साइड हो गया Na2O ये प्रबल भास्मिक है। मैग्नीशियम, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे करके याद रखेंगे। तो ये प्रबल भस्म है, ये भस्म है, ये उभयधर्मी है, फिर ये हल्का अम्ल है, फिर ये अम्ल है, फिर अधिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हो गया, समझ गए ना। ये हमारा प्रबल अम्ल Cl2O7 प्रबल अम्ल, क्लियर है। फिर इसका गुण जो दिया हुआ है संयोजी इलेक्ट्रॉन H के सापेक्ष वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। इधर हम पढ़ा चुके हैं। तो हम अथी ये क्या बोलता है, धातु की वर्गों की विशेषता, आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता बता दिए, फिर आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषता बता दिए, दोनों याद रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो श्रेष्ठ कैसे है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना आधुनिक आवर्त सारणी अधिक उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है, पहला नंबर तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। परमाणु द्रव्यमान की तुलना परमाणु संख्या तत्व का अधिक मौलिक गुण है। यह बताता है कि उसका परमाणु संख्या जो है मौलिक गुण, बेसिक गुण है जो कि अत्यधिक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार सजाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया। आधुनिक वाला में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व को हम देखे ही कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व को एक वर्ग में रखा गया है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व को भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के गुणों की रासायनिक आवर्तता की व्याख्या संतोषजनक, तत्वों के गुणों की रासायनिक आवर्तता मतलब रासायनिक गुण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तता के कारण उसके गुणों को आवर्तता उत्पन्न होती है, और चूंकि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति निश्चित अंतरालों पर होती है तो उनके गुणों में भी ऐसा ही पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कई विसंगतियाँ आधुनिक आवर्त सारणी से दूर हो गई। मेंडलीव की जब आवर्त सारणी आई तो कई विसंगतियाँ जो होती है वो आधुनिक आवर्त सारणी से स्वतः दूर हो गई। आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्यतः तत्व, संक्रमण तत्व और उत्कृष्ट गैस स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दी गई। आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व और उत्कृष्ट गैस, हम देखें ना कि सामान्य तत्व याद है आप लोग को, सामान्य तत्व वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग फिर 13 से लेकर के 17 तक वाले तत्व को सामान्य तत्व, फिर हम बताए थे संक्रमण तत्व 3 से लेकर के 12 वाले तत्व को संक्रमण तत्व, फिर हम बताए थे उत्कृष्ट गैस के बारे में बताए थे कि 18 वाले तत्व को उत्कृष्ट गैस, तो सबको अलग अलग कर दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की इस सारणी के उपवर्ग को A और B अलग अलग करके दर्शाया गया और वर्गों की संख्या 1 से 18 तक के अंकों में दर्शाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी की याद रखना अपेक्षाकृत आसान है, इसको याद रखना आसान है। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका दोष भी है, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकला। क्या निकला? ज़्यादा त्रुटि नहीं, कुछ त्रुटि निकला। हाइड्रोजन, इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, मतलब मेंडलीव भी क्लियर हाइड्रोजन का स्थान नहीं कर पाया था, जिसे हम लोग पहला नंबर पर रख दिए हैं, लेकिन वो क्लियरली सही नहीं है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी भी मेंडलीव की आवर्त सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। और हीलियम का स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए, किंतु उसे उत्कृष्ट गैसों में हम देखते हैं कि हीलियम को है जो कि हीलियम वर्ग 2 में आना चाहिए, लेकिन उसको अक्रिय गैस में है जो कि रख देते हैं, समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ा सा है जो कि दोष है और कुछ नहीं। यहाँ से इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता है परीक्षा में, इसको पढ़ते हैं। आवर्त सारणी की सहायता से किसी तत्व के परमाणु के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आवर्त सारणी में तत्व का स्थान जानकर के निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वर्ग संख्या, तत्व की वर्ग संख्या से तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो सकती है। कोई भी वर्ग के बारे में पता लग जाता है ना, तो पता चल जाएगा कि आपका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। जैसे वर्ग 1, तो वर्ग 1 के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। वर्ग 2 लेंगे तो वर्ग 2 के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, देखिए बताए थे ना, वर्ग 1 लोगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। वर्ग 2 लोगे तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ वर्ग 13 वाला है ना, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। वर्ग 14 लोगे तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। वर्ग 15 लोगे तो बाह्यतम कक्षा में 5, 16 लोगे तो 6। तो मतलब कोई भी वर्ग के बारे में पता लगा लेने से उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो आपको अपने आप जानकारी हो गया। तो वही कह रहा है, तत्व के वर्ग संख्या में तत्व के परमाणु बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। आवर्त संख्या, आवर्त सारणी में तत्व की आवर्त संख्या से उस तत्व के परमाणु में विद्यमान कुल सेलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। देखिए ये आवर्त हो गया, ये पहला आवर्त है। इसमें एक सेल बनेगा, मतलब ये केंद्र होगा, एक सेल बनेगा, मतलब ये देखो एक सेल, मतलब ये एक के ब्रैकेट में एक के अंक लिखा हुआ है कि नहीं, ये इसमें 2 सेल बनेगा, ये 2 1 2 ही सेल बन रहा है कि नहीं। दूसरा आवर्त में 2 सेल, तीसरा आवर्त रहेगा। जैसे देखो प्रथम आवर्त है तो इसमें सेल की संख्या कितना होगा, 1 होगा। प्रथम आवर्त में सेल की संख्या 1, दूसरा आवर्त में सेल की संख्या 2, तीसरा आवर्त में सेल की संख्या 3, तीसरा आवर्त में सेल की संख्या 3। क्लियर है, समझ में आ गया। तीसरा आवर्त में सेल की संख्या 3। 10 आवर्त संख्या पता लग जाने से उसमें सेलों की संख्या पता लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु के सेलों की संख्या से उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से पता चलता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब परमाणु संख्या, तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ये तो हम सब 9 क्लास में भी पढ़े हैं। धातु और अधातु गुण के बारे में पता चल गया। तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह तत्व धातु है या अधातु है। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 रहता है वह धातु होता है। इसके अलावा 5 6 7 वह धातु रहता है। 4 वाला जो होता है वह धातु भी अति कुछ धातु भी होता है, उपधातु भी होता है, अधातु भी होता है। 4 या 4 से अधिक वाला धातु, 1 2 3 वाला धातु, 4 या उससे अधिक वाला अधातु, याद रखना है। परमाणु का आकार, तत्व में परमाणु में सेलों की संख्या से पता चल जाता है परमाणु का आकार भी। तत्व की क्रियाशीलता, आवर्त सारणी में तत्व के स्थान उस तत्व की क्रियाशीलता से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तत्व की क्रियाशीलता भी बता देता है। हम सब उधर पढ़े थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो घटती है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा समानित तत्व संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व याद करो, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 13 से लेकर 17 तक वाला। तो ये देखो सोडियम वर्ग 1 में आता है ना। ये देखो सल्फर, सल्फर 16 होता है ना, तो ये 16 होता है, तो ये 16वां वर्ग में आता है। ये देखो हमारा दिया हुआ है सिलिकॉन SI 14वां वर्ग में आता है। SV, ये देखो SV यहाँ पे है, SV होता है एंटीमनी, 15वां वर्ग में आता है कि नहीं आता है। तो ये संक्रमण तत्व हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये समान तत्व हो गया। संक्रमण तत्व में हो गया जो हम बताए थे कि भाई 2 से लेकर के 12 तक के तत्व, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। देखो कॉपर, यहाँ से आप देखिए कॉपर, कॉपर हुआ कि नहीं हुआ, कॉपर ये हो गया। फेरस, कोबाल्ट ये हुआ, कॉपर फेरस कोबाल्ट हुआ ना, हो कॉपर हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसके अलावा क्या है, कोबाल्ट के अलावा क्रोमियम लिखल है Cr, यह है कि नहीं। ये संक्रमण तत्व हम बताए थे ना 1 2, ये हो गया। अगर नहीं मालूम है, नहीं पढ़ाई किए हो, ये वाला नहीं देखे हो, पीछे वाला वीडियो देख लेना। जिसको ये पता नहीं चल रहा है संक्रमण तत्व, वो P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, ये सब पता नहीं चल रहा है, वो पीछे वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 डाल दिए हैं। आगे देखो, धातु 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 के बारे में बताना है, कौन धातु है कौन अधातु है। देखो ये SN से होता है T, ये धातु है। Br धातु है, ये धातु है। ये सब याद कर लेना, ये सब सवाल पूछता है यहाँ से। जितना भी सारा सवाल है सब के सब याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 10वां क्लास के जो केमिस्ट्री है, समझ गए ना। भारती भवन, NCERT भारती भवन दोनों लगभग सेम ही रहता है। बस थोड़ा सा NCERT में थोड़ा सा है कि लैंग्वेज उसमें है कि हार्ड वर्ड लिखा रहता है, और दोनों में सेम ही रहता है। तो जो क्लास है कि नहीं किए हो, 3 को पार्ट में हम वीडियो डाले हैं,
समझ गए ना। लिखा होगा लिखा होगा क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन नंबर 5 पार्ट 1, दूसरा पार्ट में पार्ट 2 लिखा होगा, तीसरा पार्ट में पार्ट 3 लिखा होगा। तो ये तीनों वीडियो देख लोगे और जब भी आपको रिवीजन करना रहे, वीडियो देखोगे, रिवीजन करोगे, आपको फिर से दिमाग में स्टोर हो जाएगा। नहीं तो आप कॉपी में लिख लो, उसको भी रिवीजन कर सकते हो कॉपी में भी, वीडियो के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हो, कॉपी में भी रिवीजन कर सकते हो। वीडियो के माध्यम से इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से रिवीजन करोगे तो पहला नंबर वो आपको लगेगा कि फिर से इसको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको रिपीट होगा और वो दिमाग में फिर से फिट हो जाएगा। सोचो कि तुम फिर से टीचर से फिर से पढ़ रहे हो, क्लियर है, इसको कंप्लीट कर लेना।